नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद भंवर सर में। आज से हम कक्षा 10 गणित की तैयारी शुरू कर रहे हैं और गणित को बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। आज 4 अप्रैल 2026 से हमारी कक्षा 10 गणित की क्लासेस शुरू हो रही है और हम नियमित अंतराल पर अपनी क्लासें लाते रहेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले अध्याय वास्तविक संख्याएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं की कि संख्याएँ कितने प्रकार की होती है। संख्याएँ 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं आपके क्लास 11th में है, ये चैप्टर उसमें आएगा, तो इसे आप तभी पढ़ेंगे। अभी हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जो हमारे क्लास 10th में है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे और इसका बेसिक जानेंगे और इसकी संपूर्ण डिटेल भी हम आज जानेंगे। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है। ये वास्तविक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, जैसे -3 ले लो, -2/3 ले लो। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2/3 हो गया, 3 हो गया। दशमलव संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती है। जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है दशमलव के बाद में, वो भी वास्तविक संख्याएं होती है, जैसे कि 1.20, 200, 200, ऐसे करके अनंत तक चलती रहती है। ये सब भी वास्तविक संख्याएं होती है, जैसे पाई हो गई, √2, √3, √5, ये सभी भी वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है। एक तो परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को हम क्यों से डिनोट करते हैं और इन्हें कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। देखो, मैं इंग्लिश के वर्ड भी साथ साथ में बता रहा हूँ, ताकि जो इंग्लिश में समझता है वो इंग्लिश में ध्यान में रहे उसे किसे क्या कहते हैं। किसी किसी को हिंदी जो शब्द होते हैं वो जल्दी याद नहीं होते हैं, और हमारी आदत है कि हम हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो इंग्लिश के शब्दों को भी हिंदी की तरह याद रखते हैं। तो आप हमेशा साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, इन्हें कहते क्या है इंग्लिश में भी। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर्स कहते हैं और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, सिंपल में, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। इनमें p व q जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, और q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं के अंदर आप ले सकते हो जैसे -3, -2/3, जैसे हमने वास्तविक संख्याओं में लिखा था ना, मैं उन्हीं में से आपको उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे -3 हो गया, -2/3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2/3, 3, 1.2, 1.222, जिसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार, ये आवृत्ति हो रही है बार बार दशमलव के बाद में, आवृत्ति हो रही है बार बार, तो इन्हें हम बार के रूप में भी लिखते हैं। ये सभी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। दूसरी आती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं तो आप सिंपल से समझ गए होंगे। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। समझ में आया यहाँ तक आपको? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होगी? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब इनमें कौन कौन सी संख्या आ जाएगी अपरिमेय संख्या में? जैसे पाई हो गया, अंडर रूट में जितनी भी संख्या है जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल संभव नहीं हो, वे सभी संख्याएं जो है वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3/5 हो गया, या फिर जैसे हो गया 1.20, 1.200,
2 ट्रिपल जीरो और ये अनंत तक चल रही है। अब इनमें देखो ये जो दशमलव के बाद में संख्याएं आ रही है ये भी अपरिमेय संख्या में ही आएगी। ये तो अपरिमेय संख्या में नहीं आई, ये तो परिमेय संख्या में आ रही है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या में आएगी। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में ये जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। इनका मैं बताता हूँ इन संख्याओं को क्या कहते हैं। इनमें आपको कुछ संख्याएं ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि एक संख्या आती है शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद में शांत हो जाती है। ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद में क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने 7 में 8 का भाग दिया, तो इसका उत्तर क्या आएगा? पहले तो जाएगा नहीं तो 0, दशमलव लगाओगे तो हो जाएगा 70, 70 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितने बचेंगे? 6, 6 में दशमलव का 0 लग गया 60, 60 के अंदर 8 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 7 बार। 56, तो कितना बचा? 4, 4 के अंदर दशमलव का 0 लगेगा 40, तो 40 में 8 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ पर आगे जो है ये संख्याएं शांत हो गई, अब इसके आगे इसका भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं। और दूसरी संख्या होती है अशांत दशमलव संख्याएं। कौन सी होती है? अशांत दशमलव संख्याएं। नाम से ही आपको पता चल गया होगा। शांत दशमलव संख्या यानी कि जो दशमलव के बाद में शांत हो जाती है एक स्थान पर जाकर के, उसके आगे उसका भाग नहीं जाता है, यह शांत हो जाती है। और अशांत दशमलव संख्या कौन सी होगी? जो दशमलव के बाद में भी शांत नहीं होती है, लेकिन उनकी आवृत्ति चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1 में 7 का भाग देते हैं। अब 1 में 7 का भाग आप दोगे तो जैसे इसमें क्या आएगा? 0.142857। इसी प्रकार से ये आगे चलती रहेगी, वापस ये रिपीट होगा 142857। ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं 0.142857 का बार। जितनी संख्याएं रिपीट होती है उतनी ही संख्याओं पे ये बार लगाया जाता है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। अशांत दशमलव क्यों? अशांत इसलिए क्योंकि ये दशमलव के बाद में शांत नहीं हो रही है, चलती जा रही है, इसलिए अशांत। और इन संख्याओं को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी यानी कि अशांत, और आवृत्ति यानी कि दशमलव के बाद में बार बार उनका रिपीटेशन होता जा रहा है। तो ये शांत दशमलव संख्या है और अशांत दशमलव संख्या है, यही दोनों संख्या किस प्रकार की होती है? ये दोनों की दोनों संख्या होती है परिमेय संख्या। दोनों की दोनों कौन सी संख्या होती है? दोनों की दोनों होती है परिमेय संख्याएं। और इसी के जैसे अपरिमेय संख्याओं में आपको मैं यही बता देता हूँ पेज में। अपरिमेय संख्याओं में जैसे हमने ये लिखा 1.20, 200, 200, इनको हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती संख्याएं। अनवसानी अनावर्ती संख्याएं। अनवसानी अनावर्ती का मतलब क्या हुआ? अनवसानी यानी कि अशांत, और अनावर्ती यानी कि जिसकी आवृत्ति नहीं हो। अब ये ऐसी संख्याएं थी जो दशमलव के बाद में इनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए हमने इनको क्या बोला? अनवसानी आवृत्ति। आसान तो है, लेकिन दशमलव के बाद में इनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगाया। बार का मतलब यही होता है कि अनवसानी आवृत्ति है। लेकिन ये संख्या है देखो 1.20, 200, 200, तो हर बार एक जीरो बढ़ रहा है। तो यानी कि किसी भी संख्या की बराबर आवृत्ति नहीं हो रही। जैसे 20 है, उसके बाद 200 हो गया, फिर 2000 हो गया, आगे 20,000 आ जाएगा। तो इनकी आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अनवसानी अनावृत्ति। तो अनवसानी अनावृत्ति जो भी संख्याएं होगी वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे चलते हैं, आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस बार सत्र 2026-27 में मैं 10वीं क्लास के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो बेसिकली आरबीएसई और एनसीईआरटी अभी सिलेबस चल रहा है, और आरबीएसई में हिंदी मीडियम में राजस्थान बोर्ड में है, उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं 10th क्लास के लिए क्लासेस लेके आऊँगा। और आखिर तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। बात करते हैं परिमेय संख्याएँ जो हैं, उनमें भी 3 प्रकार की संख्या होती है। जैसे कि पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याएँ। कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएँ।
इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, और इन्हें कैपिटल एन से दर्शाते हैं। दूसरी संख्याएं होती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं। देखिए, मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे जैसे अपने साथी जो होते हैं उनको सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, और कुछ बच्चे अपने कमज़ोर भी होते हैं, तो उन्हें भी हमें साथ में लेके चलना है। तो मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिस भी बच्चे को समझ में ना आए वो बच्चा आसानी से इन चीज़ों को समझ सके। पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स, और इन्हें कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तीसरी प्रीमियर संख्या हमारे पास में होती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याएं। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं, और इन्हें कैपिटल जेड से दर्शाया जाता है। अब ये जो जेड से क्यों दर्शाया जाता है? तो जेड जो है वो जर्मन शब्द है, एक जहलन, जर्मन शब्द है जहलन, उस जहलन से लिया गया है, इसलिए इसे जेड से दर्शाया जाता है। और इस जहलन में इसका अर्थ जो है जहलन का, उसका अर्थ होता है गिनना। क्या अर्थ होता है? गिनना। और इसके अंदर भी इसका शब्द और तोड़ दें तो जहल, जहल का मतलब होता है संख्याएं। जहल का मतलब क्या होता है? संख्याएं। अब देखो, इनके अंदर हमें समझने की ज़रूरत, वैसे तो आप सभी को पता होगा क्योंकि आप क्लास 9 में पढ़ कर आए हैं, लेकिन एक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णांक संख्याएं वो होती है जिनमें जीरो के अतिरिक्त धनात्मक संख्याएं भी आती है, जैसे 1 2 3 4 5, और ये अनंत तक चलती रहती है। और जीरो के हम बाईं तरफ जाएंगे, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, तो माइनस में जो संख्या होगी -1 -2 -3 -4 -5, ये भी इस तरफ अनंत तक चलती जाएगी। तो पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती है। इनमें जो धनात्मक संख्या होती हैं इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और जो ऋणात्मक होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और जीरो तो हमारा जीरो ही होता है। तो ये पूर्णांक संख्या होती है जिनमें धन भी सम्मिलित होती है और ऋण भी सम्मिलित होती है, और इन्हीं के अंदर हमारी पूर्ण संख्याएं भी सम्मिलित होती है, और इन्हीं के अंदर हमारी प्राकृत संख्याएं भी सम्मिलित होती है पूर्णांक संख्याओं में ही। जैसे अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्या आ जाएगी? अगर हम पूर्णांक संख्याओं में जीरो से स्टार्ट करें धनात्मक की तरफ, तो जीरो से स्टार्ट होगी वो पूर्ण संख्या होगी। 0 1 2 3 4 5, ये अनंत तक चलती रहेगी। तो जीरो से स्टार्ट होने वाली जो संख्याएं होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। और जो 1 से स्टार्ट होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। 1 2 3 4 5, और यहाँ से लेकर के अनंत तक, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। इसके अलावा कुछ और संख्याएं हैं जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अब इनमें से जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके भी कुछ भाग होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी जानते हैं और आपके काम भी ये आएगी। जैसे सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं आप सभी जानते हैं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। जितनी भी संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित है, तो वो सभी हमारी क्या होगी? सम संख्याएं होगी। जैसे 2 4 6 8 10 12 अनंत तक जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित होगी वो सभी हमारी क्या होगी? सम संख्याएं कहलाएगी। दूसरा हमारी क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं। अच्छा, विषम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याएं तो वो हो गई जो 2 से विभाजित हो। विषम संख्याएं कौन सी हो जाएगी? जो 2 से विभाजित नहीं हो। जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं हो जाएगी। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11 अनंत तक जो भी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होगी वो सारी हमारी क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएगी। तीसरा हम बात करते हैं
अभाज्य संख्याओं की। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो स्वयं से या एक से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? एक से विभाजित हो। सिंपल सा रूल है, अभाज्य संख्या वो होगी जो खुद से ही विभाजित होगी या खुद के अतिरिक्त वो एक से विभाजित होगी, वही अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसके अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, 2 हो गया, 2 स्वयं से विभाजित है और एक से विभाजित है, इसके अतिरिक्त ये किसी और से विभाजित नहीं होता है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इसके आगे बताइए आप, सोच लिया? जैसे 11 है, 13 है, ये सभी संख्याएं ऐसी है जो स्वयं से विभाजित होती है या इसके अतिरिक्त एक से विभाजित होती है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। इसमें ये जो 2 है, ये 2 हम इसे क्या कहेंगे? ये हमारी पहली अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? पहली अभाज्य संख्या है। 2 क्या हो गई? पहली अभाज्य संख्या हो गई, या इसे हम ये भी कहते हैं प्रथम सम अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, इसके आगे देखिए आती है, कौन सी आएगी? भाज्य संख्या। अच्छा बताइए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वो होगी जो स्वयं से विभाजित होगी या स्वयं के अतिरिक्त एक से भी विभाजित होगी, एक से विभाजित होगी तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे क्या हो गया? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 15, ऐसे कर कर अनंत तक संख्याएं चलती जाएगी जो स्वयं से विभाजित होती है, एक से विभाजित होती है, इसके अलावा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। यानी कि ये 3 टर्म्स में विभाजित होनी चाहिए, खुद से भी, एक से भी और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी ये विभाजित होनी चाहिए। वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अच्छा बताइए, पहली भाज्य संख्या कौन सी होगी? अब ज़्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे पहली भाज्य संख्या होगी वो 2 होगी। 2 नहीं होगी, क्योंकि 2 क्या है? 2 हमारी पहली अभाज्य संख्या है। तो पहली भाज्य संख्या क्या होगी? 4। 4 को हम क्या बोलेंगे? पहली भाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, या पहली भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सहभाज्य संख्या। तो आप लोग जानते हैं सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो, सहभाज्य संख्याएं में यानी कि को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स? को प्राइम नंबर्स, यानी कि इनमें संख्याओं का एक जोड़ा होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन क्या हो? कॉमन गुणनखंड हो, और वो भी क्या हो? केवल एक हो। अगर 2 संख्याएं हैं और उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा, तभी वह सहभाज्य संख्या कहलाएगी। एक के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा उनका कॉमन गुणनखंड आता है तो वह सहभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी। ठीक है, या इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, वे 2 संख्याएं जिनका म स 1 हो। म स आप समझ गए ना? महत्तम समापवर्धक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
वे ही संख्याएं क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। इसके अतिरिक्त कोई सहअभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी। तो यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? यह यहाँ पर हमारे बेसिक जो संख्याएं हैं वो कंप्लीट होती है। अगले अध्याय में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यूक्लिडी विभाजन लेमा, जो यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का, आपकी सलाह स्वागत रहेगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा मैथ्स विद भंवर सर में। ये आपका स्वयं का अपना चैनल है और ख़ासकर राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। 27 में जो बोर्ड अपना आएगा तब तक ये कंटिन्यू क्लासेस रहेगी, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और क्लास पसंद आई हो तो अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।